नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस करना स्टार्ट किए थे कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में अपन बात कर रहे थे। उसी चीज को आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूं आप सभी के साथ। तो इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ जो कंपनी है उसको अपन डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में प्रिंट थोड़ा हल्का आ गया था, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रखा था। उन चीजों को मैं वापस रिवाइज करवा रहा हूं, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, सबसे पहली बात हमें क्या दे रखी है, मैं फटाफट ये चीज तो फास्ट समरी में रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहली बात, कम वित्तीय विवरण कहते किसे हैं? लेखा वर्ष के अंत में तैयार किए जाने वाले ऐसे विवरण पत्र जो व्यवसाय की लाभदायकता एवं वित्तीय स्थिति को बताते हों, प्रकट करते हों, वो वित्तीय विवरण कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वित्तीय विवरण कहलाते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 240 सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 में 40 में के अनुसार कंपनी के वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित शामिल होंगे। ध्यान दीजिएगा, ये वित्तीय विवरणों की बात कर रहा है। क्या क्या चीजें शामिल करेंगे अपन? स्थिति विवरण पत्र, बैलेंस शीट, लाभ हानि का विवरण यानी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। थर्ड चीज क्या है? रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके बाद यदि लागू हो तो, यदि आवश्यक हो तो समता में परिवर्तन, चेंज इन इक्विटीज का विवरण, चेंज इन इक्विटीज का विवरण, स्टेटमेंट ऑफ, ये किसका स्टेटमेंट है? चेंज है भाई, चार्ज नहीं है, चेंज, चेंज इन इक्विटीज दे रखा है। नेक्स्ट, स्पष्टीकरण नोट यानी एक्सप्लेनेटरी नोट्स, ये शामिल होंगे कंपनी के वित्तीय विवरणों में। उसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट, तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 240 के अनुसार वित्तीय विवरणों के एक पूरे सेट में क्या क्या चीजें शामिल की जाएंगी? वित्तीय विवरणों के एक पूरे सेट में किन किन चीजों को शामिल किया जाएगा? प्रश्न अपन से यह पूछा गया है। तो वित्तीय विवरणों के एक सेट में शामिल किया जाएगा चिट्ठा यानी बैलेंस शीट को, शामिल किया जाएगा लाभ हानि विवरण पत्र को। ध्यान दीजिएगा, अब की बार मैं एक सेट की बात कर रहा हूं। वित्तीय विवरणों के सेट में किन चीजों को शामिल करेंगे? चिट्ठा, दूसरा लाभ हानि विवरण पत्र, तीसरा लेखांकन टिप्पणी व व्याख्यात्मक टिप्पणी, इसे नोट्स टू अकाउंट बोलते हैं और एक्सप्लेनेटरी नोट्स बोलते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी रोकड़ प्रवाह विवरण, और खंड प्रतिवेदन है, ये रिपोर्ट होगी। ध्यान दीजिएगा, इन चीजों को अपन शामिल करते हैं। ये चार चीजें किसमें आएंगी? वित्तीय विवरणों के पूरे सेट में आएंगी। और ऊपर बताई मैंने 5 चीजें, वो किसमें आएंगी? कंपनी के सभी वित्तीय विवरणों में शामिल की जाएगी। डिफरेंस किसका है? ध्यान दीजिएगा, दोनों में मूलतः डिफरेंस किस चीज का है? एक तो चेंज इन इक्विटीज को आपने यहां शामिल नहीं किया। क्लियर? नेक्स्ट, रोकड़ प्रवाह विवरण पत्र व्यवसाय में नगद प्राप्ति व नगद भुगतान के कॉन्सेप्ट को बताता है। रोकड़ प्रवाह विवरण का निर्माण लेखा प्रमाणक 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार, एक तो सूचीबद्ध कंपनियां, लिस्टेड कंपनियां, वो कंपनी जिनकी बिक्री 50 करोड़ या इससे अधिक हो, वो कंपनियां, यानी टर्नओवर की बात हो रही है। और जिस कंपनी ने जन निक्षेप का मतलब सार्वजनिक जमाएं 10 करोड़ या इससे अधिक की स्वीकार की है, उन कंपनियों को बनाना अनिवार्य है। किनको बनाना अनिवार्य है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में सूचीबद्ध कंपनियों को, लिस्टेड कंपनियों को, कंपनी जिसकी बिक्री 50 करोड़ या इससे अधिक हो, जिस कंपनी ने जन निक्षेप सार्वजनिक जमाओं का 10 करोड़ या इससे अधिक क्या किया हो? स्वीकार किया हो, उन्हें ही बनाना क्या है? आवश्यक है। फिर बात करें वित्तीय विवरण, तो वित्तीय विवरण की डेफिनेशन दे रखी है 241 में, सेक्शन 2 सब सेक्शन 41 में इसकी डेफिनेशन दे रखी है। प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि को क्या कहा जाता है? वित्तीय विवरण कहा जाता है। फिर अपन बात करें इसके अंतर्गत कुछ एक मूलभूत विशेषताओं को हमें ध्यान में रखना है वित्तीय विवरण तैयार करते समय। पहली विशेषता क्या है? धारा 129(1) क्या कहती है? सेक्शन 1 to 9 और सब सेक्शन 1 क्या कहता है कि वित्तीय विवरण वित्तीय स्थिति का सही एवं उचित चित्रण प्रस्तुत करें। वित्तीय विवरण वो होंगे जो व्यवसाय की सही एवं उचित चित्रण क्या करे? प्रस्तुत करे। पहली बात। दूसरी बात,
धारा 133 के अनुसार लेखांकन प्रमापों का क्या करने वाले होने चाहिए, पालन करने वाले होने चाहिए। 129 एक कहता है कि सही वित्तीय स्थिति है उसको प्रकट करने वाले होने चाहिए। 133 क्या कहता है, लेखांकन प्रमापों का पालन करने वाले होने चाहिए। और तीसरी बात, अनुसूची 3 में दिए गए निर्धारित प्रारूपों के अनुसार होने चाहिए। ये 3 बातें हमें ध्यान में रखनी है। पहली बात, धारा 129 एक के अनुसार वित्तीय विवरण वित्तीय स्थिति का सही व उचित चित्रण प्रस्तुत करने वाले होने चाहिए। दूसरी बात, धारा 133 के अनुसार लेखांकन प्रमापों का पालन करने वाले होने चाहिए। तीसरी बात, अनुसूची 3 में दिए गए निर्धारित प्रारूप के अनुसार होने चाहिए। साथियों, आज गुरु पूर्णिमा भी है, उसकी भी आप सभी साथियों को ढेरों शुभकामनाएं। आप सब के जीवन में गुरु ऐसा एक अवसर लेकर के आए जो कि आपकी सिद्धि और प्रसिद्धि में बहुत ज्यादा वृद्धि करे। इसी शुभकामना के साथ अब अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अपन बात कर रहे थे कि अनुसूची 3 में दिए गए निर्धारित प्रारूपों के अनुसार ये होना चाहिए। फिर मैं बात करूं तो वित्तीय विवरणों की विशेषताएं क्या क्या है, वित्तीय विवरण में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। पहली विशेषता है कि वित्तीय विवरण तैयार होते हैं किस बेस पर, उपार्जन आधार पर। किस बेस पर तैयार होते हैं, उपार्जन आधार पर। वित्तीय विवरणों का निर्माण साथियों किस बेस पर होता है, कोई पूछ ले तो वित्तीय विवरणों का निर्माण होता है उपार्जन अवधारणा के आधार पर, यानी वो चीजें लिखी जाएंगी जो उपार्जित होंगी, न कि वो चीजें लिखी जाएंगी जिनका भुगतान नगद में हुआ है। ये समझने वाली बात। दूसरा पॉइंट, वित्तीय विवरण में जो मदें आएंगी वो मदें होंगी जिन्हें मुद्रा में किया जा सकता है। वित्तीय विवरण में जो मदें आएंगी वो मदें होंगी जिन्हें मुद्रा में क्या किया जा सकता हो, व्यक्त किया जा सकता हो। तीसरी बात, वित्तीय विवरण है वो भूतकाल या ऐतिहासिक लागतों पर आधारित होते हैं। किस पर बेस्ड होते हैं, भूतकाल या इतिहास पर आधारित होते हैं। यह भूतकालीन समंकों के आधार पर क्या किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। बिल्कुल कभी भी वित्तीय विवरण आने वाले वर्ष का तैयार नहीं होता, जो वर्ष बीत चुका है उसी का तैयार होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अगली विशेषता, वित्तीय विवरण संक्षिप्तीकरण है। साल भर में आपने क्या किया, क्या आपकी आर्थिक स्थिति है, इन सब का संक्षिप्त में चित्रण है, वो क्या कहलाता है, वित्तीय विवरण कहलाता है। नेक्स्ट है मान्य सिद्धांतों पर आधारित, यानी वित्तीय विवरण जो बनाए जाते हैं वो मान्य सिद्धांतों पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं। अगला पॉइंट अपन डिस्कस करें तो नेक्स्ट है वित्तीय विवरणों की प्रकृति क्या है। तो वित्तीय विवरणों की प्रकृति का मतलब नेचर, ये चीजें जो बनाई जाती हैं वो किस बेस पर बनाई जाती है, वो उनकी प्रकृति कहलाती है। तो प्रकृति के संदर्भ की मैं बात करूं तो पहला पॉइंट है अभिलेखित सूचनाओं से निर्मित होती है। वित्तीय विवरण कभी भी तथाकथित तथ्यों पर नहीं होती है, यह हमेशा लिखित तथ्यों पर आधारित होती है। दूसरी बात, लेखांकन परंपराओं के आधार पर निर्मित होती है। वित्तीय विवरण जो होते हैं वो लेखांकन परंपराओं पर निर्मित होते हैं, जो अकाउंटिंग अपन ट्रेडिशनल जो कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं उसी के आधार पर इनका निर्माण होता है। लेखांकन अवधारणाओं को अपनाते हुए बनाए जाते हैं। देखिएगा, परंपराओं की बात करें अपन तो वो चीजें हैं जिन्हें मानना न मानना कोई आवश्यक नहीं है। कंपनी संस्था अपनी इच्छा अनुसार उनको फॉलो कर सकती है, अवधारणाओं को फॉलो करना अनिवार्य है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत निर्णयों से वित्तीय विवरण प्रभावित होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अलग अलग व्यक्ति अकाउंट्स को अलग अलग तरीके से मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन की अलग अलग रीतियां लगा सकते हैं, अकाउंटिंग की अलग अलग पॉलिसीज लगा सकते हैं। तो अलग अलग व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग इन चीजों को प्रभावित कर सकते हैं। फिर मैं बात करता हूं वित्तीय विवरण के उद्देश्यों की, कि वित्तीय विवरणों के क्या उद्देश्य हैं। तो वित्तीय विवरण के उद्देश्यों की अपन बात करें तो पहला उद्देश्य है व्यवसायिक संस्था की वित्तीय स्थिति संबंधी सूचनाएं उपलब्ध करवाना। बिल्कुल सही बात है। वित्तीय विवरण का मूल उद्देश्य क्या है, व्यवसायिक संस्था की वित्तीय स्थिति का
व्यवसायिक संस्था की वित्तीय स्थिति से संबंधित सूचनाएं क्या करवाना, उपलब्ध करवाना, पहुंचाना। दूसरा पॉइंट, व्यवसायिक संस्था की लाभदायिकता से, व्यवसायिक संस्था की लाभदायिकता से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध करवाना। व्यवसायिक संस्था की लाभदायिकता से संबंधित सूचनाएं क्या करना, उपलब्ध करवाना। तीसरा, भावी निर्णयों के लिए क्या प्रदान करना, आधार प्रदान करना। भूतकाल को देख करके आप भविष्य के लिए सीखते हो, यही बात किसमें बताई गई है, वित्तीय विवरणों में निर्णय लेने से संबंधित बात बताई गई। नेक्स्ट, चौथा पॉइंट क्या है, वित्तीय विवरणों में रुचि रखने वाले, वित्तीय विवरणों में रुचि रखने वाले जो विभिन्न पक्षकार हैं। साथियों, इन पक्षकारों को अपन आगे देखेंगे तो दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक तो बाह्य पक्षकार और एक कौन से होंगे, आंतरिक पक्षकार। उन दोनों की अपन बात करेंगे। वित्तीय विवरणों में रुचि रखने वाले विभिन्न वर्गों को आवश्यक सूचनाएं देना, जो लोग जिस नेचर से उन सूचनाएं चाह रहे हैं उनको उसी प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का सही एवं उचित चित्रण प्रस्तुत करना। व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का सही एवं उचित चित्रण प्रस्तुत करना। क्लियर। नेक्स्ट बात करूं मैं आगे आपके साथ, तो अगला कॉन्सेप्ट क्या है, वित्तीय विवरणों की सीमाएं क्या है, वित्तीय विवरणों की क्या कमियां हैं, क्या सीमाएं हैं, उनकी बात करते हैं। पहली सीमा, वित्तीय विवरण ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित होते हैं। वित्तीय जो विवरण है वो किस पर आधारित होते हैं, वित्तीय विवरण ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित होते हैं, यानी ये चीजें इतिहास से संबंधित हैं। वित्तीय विवरण किस पर आधारित होते हैं, ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित होते हैं। यानी इसका संबंध किसके साथ है साथियों, इतिहास के तथ्यों के साथ होता है। दूसरा, ये सिर्फ अनुमानों पर आधारित होते हैं, पूर्ण सत्यता इसमें शामिल नहीं होती है, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। तीसरा पॉइंट, गुणात्मक तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया जाता, कौन कितना ईमानदार है, उसकी ईमानदारी से संस्था को क्या फायदा हुआ, कौन कितना बेईमान है, इन चीजों का यहाँ कोई मतलब नहीं है। जिन चीजों का माप आप रुपए पैसे में कर सकते हो, संख्या में कर सकते हो, केवल उन्हीं चीजों को यहां प्रदर्शित किया जाता है। बाकी सारी चीजें क्या होती हैं साथियों, गौण होती हैं। फिर अपन बात करें तो तुल्यता का अभाव, कंपैरिजन करने के लिए आपको वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीकों को काम में लेना पड़ेगा। सिर्फ वित्तीय विवरणों के क्रिएशन में आप कभी भी तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि तुलना करने के लिए आपको 2 साल के कम से कम डाटा चाहिए, वो यहां अवेलेबल नहीं होते। नेक्स्ट, फिर मैं आपके साथ बात करूं वित्तीय विवरणों में हित रखने वाले पक्षकार कौन कौन है, तो वित्तीय विवरणों में हित रखने वाले पक्षकार एक तो आंतरिक हो गए और एक बाह्य पक्षकार है, एक आंतरिक पक्षकार और एक बाह्य पक्षकार। आंतरिक यानी घर के अंशधारक, प्रबंधक, विनियोजक। ध्यान रखिएगा ये विनियोजक यहां नहीं है भाई, ये बाय मिस्टेक यहां आ गया, यहां है। क्या क्या है, अंशधारक, प्रबंधक, कर्मचारी। ये तो इंटरनल है, प्रश्न पूछा जा सकता है इसमें कौन सा इंटरनल है और कौन सा क्या है, आउटसाइडर है, इसका प्रश्न बनता है। इधर बात करें तो वित्तीय संस्थाएं और बैंकिंग संस्थाएं, ऋण पत्र व भावी विनियोजक और लेनदार, ये बाह्य हो गए और ये कौन से हो गए, आंतरिक हो गए। और भी हो सकते हैं, जैसे टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, सरकार हो गई, ये सारे किसमें आते हैं, बाह्य पक्षकारों में आते हैं। तो नीचे दे भी रखा है आपको, देखिएगा। इसके अलावा नीचे दे रखा है सरकार, अन्य विभाग बाह्य पक्षकारों में है, शोधकर्ता व विश्लेषक भी किसमें है, बाह्य पक्षकारों में। तो ये सभी किसमें शामिल होंगे साथियों, बाह्य पक्षकारों में शामिल होंगे, ये आंतरिक पक्षकारों में। एक कर्मचारी वित्तीय विवरणों को कुछ और नजरिए से देखता है, एक प्रबंधक उसी वित्तीय विवरण को कुछ और नजरिए से देखता है। प्रबंधक को यह डिसीजन लेना है कि कैसे मैं अपने प्रबंध को और बढ़िया बनाऊं, कैसे लाभ की वृद्धि मैं करूं। एक जो कर्मचारी है वो ऐसा देखता है कि पिछले साल के बजाय संस्था ने इस बार कितना मुनाफा कमाया,
ताकि मेरी सैलरी में ग्रोथ कैसे हो। इन सब चीजों को देखने का नजरिया होता है और इसी के आधार पर वित्तीय विवरण सबके लिए अलग अलग महत्व रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, आगे अपन बात करेंगे जब वित्तीय विवरण विश्लेषण की, तो वहां हमें समझना होगा कि वित्तीय विवरण विश्लेषण करने का एक मुख्य उद्देश्य यह भी है कि जो लोग संस्था से जुड़े हुए हैं उन तक महत्वपूर्ण सूचनाएं पहुंचाना। लेकिन इससे पहले मैं बात करता हूं आगे के कॉन्सेप्ट पर, तो कुछ एक परिभाषाएं अपन देखते हैं। पहली परिभाषा है परिचालन चक्र या संचालन चक्र या ऑपरेटिंग साइकिल जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल। क्या होता है साथियों ऑपरेटिंग साइकिल? किसी संपत्ति को क्रय करने से उसे नगद या नगद तुल्य में परिवर्तित करने में लगने वाली समय अवधि संचालन या परिचालन चक्र कहलाता है। किसी संपत्ति को आपने खरीदा, सामान्यतः ये कौन सी संपत्ति है साथियों? करंट असेट्स की अपन बात कर रहे हैं। उसे आपने जब खरीदा और उसे आप जब नगद में परिवर्तित करते हो तो इस टाइम पीरियड को अपन चालू अवधि या करंट पीरियड कहते हैं और इसका संबंध सामान्यतः 12 माह के साथ होता है। विदिन 12 मंथ्स, 12 माह के साथ इसका क्या होता है? संबंध होता है। क्लियर? अगला मैं बात करूं चालू संपत्ति, तो करंट असेट्स चालू संपत्तियां वे संपत्तियां हैं जिन्हें सामान्यतः संचालन चक्र या एक वर्ष में, वे संपत्तियां जिन्हें सामान्यतः संचालन चक्र या एक वर्ष की अवधि में नगद में परिवर्तित किया जा सके, वो कौन सी संपत्तियां कहलाती हैं? चालू परिसंपत्तियां कहलाती हैं। गैर चालू परिसंपत्तियां वे परिसंपत्तियां होती हैं जिन्हें, यानी चालू परिसंपत्तियों के अतिरिक्त अन्य संपत्तियां जिन्हें एक वर्ष में नगद में तब्दील नहीं किया जा सकता, वो कौन सी परिसंपत्ति कहलाती है? गैर चालू परिसंपत्ति कहलाती है। जिन्हें एक वर्ष की अवधि में आप नगद में तब्दील नहीं कर सकते, वो क्या होती हैं? गैर चालू परिसंपत्ति होती। चालू दायित्व वे दायित्व जिनका भुगतान सामान्यतः संचालन चक्र की अवधि में या चिट्ठे के 12 माह में करना होता है, वे कौन से दायित्व होते हैं? चालू दायित्व होते हैं। जिनका भुगतान संचालन चक्र के 12 माह की अवधि में या चिट्ठे से 12 माह के भीतर जिन्हें चुकाना होता है, वो चालू दायित्व होते हैं। अच्छा, गैर चालू दायित्व जिनका भुगतान 12 माह से ज्यादा समय में करना होता है, वो कौन से होते हैं? गैर चालू दायित्व होते हैं। अच्छा, इससे पहले दायित्व की परिभाषा सिद्ध कीजिएगा कि दायित्व क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होते हैं। तो समझिएगा, हम लायबिलिटीज पढ़ लेते हैं लेकिन हमें इसकी डेफिनेशन ढंग से नहीं आती। भविष्य में चुकाई जाने वाली राशि जो निश्चित है, भविष्य में चुकाई जाने वाली राशि निश्चित है, क्या कहलाती है? दायित्व कहलाती है। लेनदार आपके दायित्व हैं क्योंकि इनकी राशि फिक्स है। बैंक लोन आपका दायित्व है क्योंकि इसकी राशि फिक्स है। राशि फिक्स है और इनका चुकाना भी क्या है? फिक्स है। तो ये क्या कहलाएंगे? आपके लिए दायित्व कहलाएंगे। तो ये आपके लिए क्या कहलाएंगे साथियों? दायित्व कहलाएंगे। नेक्स्ट मैं बात करूं आपके साथ, तो व्यापारिक देयताएं, ट्रेड पेबल्स। व्यापारिक देयताएं क्या होते हैं? माल के क्रय व सेवाएं प्राप्त करने से संबंधित, माल के क्रय व सेवाएं प्राप्त करने से संबंधित देय राशियां। माल के क्रय, ध्यान से सुनिएगा, ट्रेड पेबल की बात हो रही है। तो ट्रेड पेबल में अगर मैं घुमा फिरा के रखूं तो दो चीजें अपन रखते हैं। एक तो क्या रखते हैं बताओ? माल को आपने क्रय किया तो क्या बनेंगे? क्रेडिटर। प्लस आपने अगर क्रेडिटर के कोई बिल स्वीकार कर लिए, उस कंडीशन में आपने कोई बिल एक्सेप्टेंस दे दी, तो आपके लिए वो क्या बन जाएगी? बीपी। तो क्रेडिटर्स प्लस बीपी, इन दोनों का योग क्या कहलाता है? ट्रेड पेबल्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रेड पेबल्स की संज्ञा अपन इसको देंगे। क्लियर? नेक्स्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था किस कॉन्सेप्ट को? दीर्घकालीन आयोजन। दीर्घकालीन आयोजन पढ़ाने से पहले मैं आपको आयोजन बता रहा हूं। आयोजन क्या होता है समझिएगा। एक तो आयोजन होता है और एक संचय होता है।
एक आयोजन होता है, एक संचय होता है। इसके प्रश्न अपन को वहां तो पूछे जाएंगे संचय और आयोजन वाले कॉन्सेप्ट में, यहां भी इसकी परिभाषाएं बनती है। तो आयोजन भविष्य में चुकाए जाने वाले ज्ञात दायित्वों जो कि निश्चित होते हैं। दायित्व तो क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा, दायित्व तो क्या होते हैं, निश्चित है, लेकिन उनकी राशि क्या होती है, अनिश्चित। ऐसे दायित्व जो भविष्य में चुकाए जाने हैं, दायित्व निश्चित, राशि अनिश्चित, वो जिनके दायित्व भी निश्चित, राशि भी निश्चित, वो कहलाते हैं लायबिलिटीज। जिनके जो दायित्व निश्चित, राशि अनिश्चित, वो क्या कहलाते हैं, प्रोविजन, यानी उसको अपन क्या बोलते हैं, आयोजन। क्लियर। अच्छा, इसके अलावा एक शब्द अपन काम में लेके संचय, जिसको अपन बोलते हैं रिजर्व। संचय को अपन क्या बोलते हैं, रिजर्व। रिजर्व क्या होता है, भविष्य में होने वाली अज्ञात हानियों, ऊपर क्या था, ज्ञात चीजें, दायित्व क्या थे, ज्ञात, ये किससे संबंधित है, अज्ञात हानियों। भविष्य में होने वाली अज्ञात हानियों की पूर्ति व आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाने के लिए, भविष्य में होने वाली अज्ञात हानियों की पूर्ति व आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाने के लिए बनाए जाने वाले जो रिजर्व है उसे अपन क्या बोलते हैं, संचय बोलते हैं। इतना समझिएगा। दो महत्वपूर्ण बातें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। संचय बनते हैं, संचय किसके लिए बनते हैं, भविष्य की अज्ञात हानि के लिए, भविष्य की अज्ञात हानि के लिए क्या बनते हैं, संचय बनते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, रिजर्व बनते कहां से हैं, रिजर्व का निर्माण होता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से। ध्यान रखिएगा, रिजर्व का निर्माण होता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से, जबकि आयोजन यानी प्रोविजन है, प्रोविजन बनते हैं भविष्य की ज्ञात हानि के लिए, ज्ञात हानि या दायित्व के लिए। यहां हानि या दायित्व ज्ञात है, यहां हानि और दायित्व ज्ञात नहीं है, तो बनाए क्यों जाते हैं, अरे भाई राशि नहीं पता हमें, अमाउंट फिक्स नहीं है, इसलिए क्या बनाते हैं अपन, प्रोविजन बनाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, प्रोविजन कौन से खाते से बनते हैं, पी एंड एल अकाउंट से। प्रश्न सीधा पूछा गया है, पीछे के पेपर उठाकर देखिएगा। आपको संचय बनाना है, संचय बनेगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से। आपको प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन बनेगा पी एंड एल अकाउंट से। किस खाते से बनेगा बताइएगा, पी एंड एल अकाउंट से। क्लियर। आगे अपन बढ़ रहे हैं। तीसरी चीज देखिएगा, कोष क्या है, कोष होता है संचय की वो राशि, संचय की वो राशि जो आप संस्था से बाहर क्या कर देते हो, निवेश कर देते हो। संचय की वह राशि जो संस्था से बाहर साथियों क्या कर दी जाती है, निवेश कर दी जाती है। संचय की वह राशि जो संस्था से बाहर क्या कर दी जाती है, निवेश कर दी जाती है। संचय की वह राशि जो संस्था के बाहर निवेश कर दी जाती है क्या कहलाती है, कोष कहलाती है। आपने कोई रिजर्व बनाया, अगर उस पैसे को आपने बाहर कहीं इन्वेस्ट कर दिया तो वो अपने आप में क्या कहलाएगा, फंड कहलाएगा। ये बातें हो गई। अब मैं ऊपर आपको लेके जा रहा हूं किस बारे में, दीर्घकालीन आयोजन की बात हो रही थी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस की बात हो रही थी। तो ऐसे आयोजन जिनके विरुद्ध स्थिति विवरण की तिथि से 12 माह पश्चात कुछ चुकाए जाने की संभावना हो, यानी ऐसे आयोजन जिनके विरुद्ध दावे उत्पन्न होने की संभावना 12 महीने बाद की हो, यानी 12 महीने तो कोई टेंशन नहीं है, वो कौन से होते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होते हैं। क्लियर। इसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट, तो इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इसका प्रश्न बन सकता है, क्या है, स्थगित कर दायित्व। क्या चीज है, स्थगित
कर, स्थगित कर दायित्व, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज कब उत्पन्न होती है समझिएगा, जब लेखांकन आय कर योग्य आय से क्या हो, ज्यादा हो। लेखांकन आय, अकाउंटिंग इनकम, टैक्सेबल इनकम से, अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम से ज्यादा हो, यानी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा हो, ये कम हो, तो इसके अंतर पर जो राशि आएगी उस पर जो टैक्स लगेगा वो क्या कहलाएगा बताओ, आपका स्थगित कर दायित्व कहलाएगा। देखिएगा एक चीज और अपन काम में लेंगे, स्थगित कर संपत्ति इसका उल्टा हो जाएगा। जब लेखांकन आय कर योग्य आय से कम हो, प्रश्न बन सकता है कर दायित्व कब उत्पन्न होता है, स्थगित कर दायित्व कब उत्पन्न होता है, जब लेखांकन आय कर योग्य आय से ज्यादा हो, लेखांकन आय कर योग्य आय से कम हो, दोनों बराबर हो। तो जब अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम से ज्यादा होती है, डिफरेंस क्या क्रिएट करता है, डिफरेंस क्रिएट करेगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। नेक्स्ट, अब मैं बात करूंगा कंपनी के बैलेंस शीट के कॉन्सेप्ट को। बैलेंस शीट में मुख्य मुख्य चीजें क्या है उसके संदर्भ में अपन बात करेंगे। तो कंपनी की बैलेंस शीट का प्रारूप कहां दिया गया है पहले वो हमें समझना होगा। देखिएगा हमारा प्रयास रहेगा कि इस टॉपिक को मूल चीजों को अपन इसी में निपटाएं। अनुसूची 3, कंपनी की अनुसूची 3 के भाग फर्स्ट में ध्यान दीजिएगा, शेड्यूल थर्ड अनुसूची 3 के भाग फर्स्ट में, पार्ट फर्स्ट में बैलेंस शीट ऑफ कंपनी दी गई है। कंपनी की बैलेंस शीट का प्रारूप दिया गया है। अच्छा, बैलेंस शीट के प्रारूप में क्या क्या चीजें हैं जरा अपन देखते हैं। बैलेंस शीट के प्रारूप में ऊपर नेम ऑफ कंपनी आएगा, कंपनी का नाम आ जाएगा। बैलेंस शीट एज एट, प्रश्न पूछा गया है पीछे के पेपरों में, आप देखिएगा कि बैलेंस शीट के ऊपर क्या हेडिंग आती है। बैलेंस शीट बनती है वर्ष के अंत में एक दिन विशेष को बनाई जाती है। इसके लिए इसके ऊपर हेडिंग या तो एज एट आएगा या एज ऑन आएगा। कभी भी फॉर द ईयर एंडिंग यहां नहीं मिलेगा, किसी भी वित्तीय विवरण में आप देख लीजिएगा। जबकि स्टेटमेंट ऑफ P&L वगैरह अपन बनाते हैं, जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, उसमें हमेशा ऊपर लगता है फॉर द ईयर एंडिंग। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें कॉलम की बात करता हूं तो पार्टिकुलर्स, नोट नंबर, फिगर्स एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग ईयर, फिगर्स फॉर एट द एंड ऑफ प्रीवियस रिपोर्टिंग ईयर। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी कौन सी साइड की, इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड है। कौन सी साइड है, इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड है। थोड़ी सी ब्राइटनेस ज्यादा, बाकी आपको नजर आ रहा होगा। इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड है, इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड है, इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड है। इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड के कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं तो इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड में अपन सबसे पहले देखो किस चीज को रखते हैं। सबसे पहला हेड है, ध्यान रखिएगा, मैं हेड को पहले कैलकुलेट करवा देता हूं आपको। सबसे पहला हेड है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड पहला हेड कौन सा है, शेयर होल्डर्स फंड। दूसरा हेड कौन सा है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। मैंने हेड की बात की है, मैं हेड आपको बता देता हूं। शेयर होल्डर्स फंड पहला हेड। दूसरा हेड है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरा हेड है नॉन करंट लायबिलिटीज। तीसरा हेड कौन सा है, नॉन करंट लायबिलिटीज। और चौथा जो इसमें हेड है, चौथा हेड अपने पास है वो साथियों कौन सा है, नंबर 4 की मैं बात करूं आपके साथ तो चौथा हेड अपने पास है ये रहा, कौन सा, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज तो एक बार मेरे साथ आप इसके हेड हैं वो याद कीजिएगा। मैं आपको इसके हेड बता रहा हूं कि कौन कौन से हेड इसमें शामिल होते हैं। सबसे पहला हेड इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड में सबसे पहला हेड कौन सा है अपना, फर्स्ट हेड है शेयर होल्डर्स फंड। कौन सा हेड है बताइएगा मुझे, शेयर होल्डर्स फंड। दूसरा हेड है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी
पेंडिंग अलॉटमेंट, किस पर पैसा बकाया है, अलॉटमेंट पर बकाया है। और तीसरा हेड कौन सा है, नॉन करंट, नॉन करंट लायबिलिटीज। तीसरा हेड कौन सा है, नॉन करंट लायबिलिटीज। और चौथा हेड कौन सा है अपना, तीसरा हेड है नॉन करंट लायबिलिटीज और चौथा नंबर 4 की मैं बात करता हूं, चौथा हेड कौन सा है, करंट लायबिलिटीज। क्लियर है। टोटल मिलाकर के कितने हेड हैं, टोटल मिलाकर के 4 हेड हैं। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज और फोर्थ है करंट लायबिलिटीज। क्लियर। अब हम एक एक सब हेड को देखते हैं। सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड में सब हेड कितने हैं साथियों, फर्स्ट सब हेड है शेयर कैपिटल। किसका है, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का। सेकंड है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। थर्ड है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। थर्ड कौन सा है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो पूछ लिया जाए शेयर होल्डर फंड हेड में कितने सब हेड हैं, 3। मेरे साथ दोहराइएगा, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और तीसरा कौन सा है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये 3 सब हेड हो गए। उसके बाद मैं बात करता हूं सेकंड में कोई सब हेड नहीं है, हम नीचे की ओर बढ़ रहे हैं, हम नीचे की ओर बढ़ रहे हैं। अपन बात करें नॉन करंट लायबिलिटीज की, तो नॉन करंट लायबिलिटीज में, नॉन करंट लायबिलिटीज में मेरे पास एक तो क्या शामिल होती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ध्यान दीजिएगा, सब हेड में एक चीज तो क्या आती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। दूसरा आता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अभी अपन ने बात की थी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज कब बनेगी, वो आएगा। तीसरा आएगा अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। और 4 नंबर आएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो मैं यहां लिख देता हूं, नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें आएंगी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में लॉन्ग टर्म के लोन आ जाएंगे, डिबेंचर भी यहीं आता है, बैंक लोन भी आप यहीं शो करते हो, लॉन्ग टर्म के डिपॉजिट्स हैं वो भी अपन यहीं शो करेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। दूसरा है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। तीसरा क्या है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। और फोर्थ मैंने क्या बताया आपको, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो आपको दो सब हेड, दो प्रकार के हेड के सब हेड तैयार हुए कि नहीं हुए, शेयर होल्डर्स फंड में 3, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। नंबर 3 मैंने आपको कौन सा बताया, एप्लीकेशन में वो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। दूसरा नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म में प्रोविजंस। क्लियर। फिर मैं बढ़ रहा हूं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट अपने पास है करंट लायबिलिटीज में। करंट लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें देखिएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज और नेक्स्ट कौन सा है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। कौन सा है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। क्या क्या चीजें देखिएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज और नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ये 4 चीजें शामिल होती हैं करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत। किसके अंतर्गत शामिल होती हैं, करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। बताइएगा आपकी लायबिलिटी साइड क्लियर हुई कि नहीं हुई। हमने सिर्फ एक बार इसके हेड और सब हेड देखने हैं, उसके बाद अपन बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें शामिल की जाती हैं। नेक्स्ट मैं बढ़ रहा हूं एसेट्स की ओर, एसेट्स की ओर मैं बढ़ रहा हूं। एसेट्स में मैं बात करता हूं तो एसेट्स को मेनली कितने पार्ट्स में तोड़ते हैं, 2 पार्ट्स। एसेट्स डिवाइड होती है कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। एसेट्स टूटती है 2 पार्ट्स में, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और सेकंड पार्ट क्या है, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स,
और करंट असेट्स कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई, 2 पार्ट्स में। नॉन करंट असेट्स के सब पार्ट्स में देख रहा हूं, सब हेड्स में आपके सामने रख रहा हूं। नंबर फर्स्ट, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड असेट्स से पहले फिक्स्ड असेट्स से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। फिक्स्ड असेट्स की मैं बात करूं तो फिक्स्ड असेट्स वो असेट्स होती है जो नॉर्मली करंट नहीं है, यानी बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए रुके, वो फिक्स्ड असेट्स है। फिक्स्ड के सब पार्ट, टेंजिबल असेट्स जिसको अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, ये सारी चीजें इसमें आती है। इनटेंजिबल असेट्स, इनटेंजिबल असेट्स जिन्हें सिर्फ बिजनेस में महसूस कर सकते हैं, देख और छू नहीं सकते, लाइक गुडविल हो गई, पेटेंट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, इन सब के वैल्यू को अपन, ग्रोथ को देख सकते हैं, बाकी इस चीज को अपन मेंशन नहीं कर सकते। आप सब इन चीजों को जानते हो। नेक्स्ट है कैपिटल WIP, इंपॉर्टेंट है। कैपिटल WIP का रिलेशन होगा टेंजिबल असेट्स के साथ। कैपिटल WIP का रिलेशन होगा टेंजिबल असेट्स के साथ। टेंजिबल जो असेट्स होती हैं, टेंजिबल जो असेट्स होती हैं, अगर अंडर कंस्ट्रक्शन हो, बिल्डिंग बन रही है, बन करके तैयार नहीं हुई है, वो आ जाएगा कैपिटल WIP में। इनटेंजिबल असेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन, अगर कोई भी इनटेंजिबल असेट्स है जो अभी विकासाधीन है, विकास उसका चल रहा है, वो इस वाले कॉन्सेप्ट में शामिल हो जाएगी। क्लियर? ये बात हो गई किसके बारे में, नॉन करंट असेट्स में फिक्स्ड असेट्स के 4 सब पार्ट्स, टेंजिबल, इनटेंजिबल, कैपिटल एंड WIP, और कौन सा, इनटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। नेक्स्ट मैं बात करता हूं किस कॉन्सेप्ट की, सेकंड पार्ट आता है फिक्स्ड असेट्स के बाद, वो कौन सा है, सेकंड पार्ट अपने पास है नॉन करंट। कौन सा है, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सॉरी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये अपने आप में खुद एक क्या है, पूरा का पूरा सब हेड है, इसको भी अपन समझेंगे। थर्ड इसमें है डेफर्ड टैक्स असेट्स। कौन सी असेट्स है, डेफर्ड टैक्स असेट्स। ये तब कब उत्पन्न होती है, जब आपकी टैक्सेबल इनकम अकाउंटिंग इनकम से क्या हो, ज्यादा हो। नेक्स्ट है D नंबर, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज, लॉन्ग टर्म का लोन्स एंड एडवांसेज। नेक्स्ट E नंबर है अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स। तो कहने का मतलब नॉन करंट एसेट्स 5 भागों में टूटती है। कितने भागों में, 5 पार्ट्स में। मेरे साथ दोहराइएगा। नंबर 1 कौन सी, फिक्स्ड असेट्स, स्थायी संपत्ति। नंबर 2 नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नंबर 3 अपन किसमें शामिल करते हैं, नंबर 3 में अपन शामिल करेंगे डेफर्ड टैक्स असेट्स। नंबर 4 में अपन शामिल करेंगे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। नंबर 5 में अपन शामिल करेंगे अदर नॉन करंट एसेट्स को। इसके बाद अपन बात करते हैं करंट असेट्स की। तो साथियों, करंट असेट्स के सब पार्ट्स कौन कौन से हैं देखिएगा। करंट इन्वेस्टमेंट, नंबर फर्स्ट करंट इन्वेस्टमेंट। नंबर सेकंड इन्वेंट्रीज। नंबर थर्ड अपन किसको शामिल करते हैं, नंबर थर्ड में अपन शामिल करते हैं ट्रेड रिसीवेबल। नंबर 4 कैश एंड कैश इक्विपमेंट। नंबर 5 शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और नंबर 6 अदर करंट असेट। तो ये आपकी बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट था। इसके प्रत्येक सब हेड को अपन समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद साथियों।